नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। कासगंज से इस वक्त हमारे पास है। सोरो थाना इलाके के अंतर्गत आगरा बरेली हाईवे पर सरेआम 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कहा जा रहा है कि 1 साल पहले इलाके में एक लड़के और लड़की की लाश मिली थी, उसको लेकर ही मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात को बदमाशों ने उस वक्त अंजाम दिया जब तीनों लोग पॉलिटेक्निक से गांव लौट रहे थे। वारदात के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पूरे मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तंज कसा है। ट्वीट किया उन्होंने एक बार फिर से। ये रहा उसका कंटेंट आपकी स्क्रीन पर। कासगंज जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्याओं से प्रदेश दहल गया है। हत्यारों के फरार होने की खबर। उत्तर प्रदेश में धारावाहिक आपराधिक घटनाओं को देखकर लगता है कि प्रदेश की बागडोर अब शायद भाजपा सरकार के हाथ से निकलकर बदमाशों के हाथों में चली गई। ये रहा ट्वीट का कंटेंट। तंज कसा है अखिलेश यादव ने। कहा है कि ऐसा लगता है कि प्रदेश की बागडोर भाजपा के हाथ से निकलकर बदमाशों के हाथों में चली गई है। हमारे संवाददाता राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, इस हत्या के बारे में और इससे पहले की घटना के बारे में विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, आपको बता दो, ये कासगंज जनपद में आगरा बरेली हाईवे पर 3 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें कि नेम सिंह, राधाचरण और रुद्र शामिल है। एक व्यक्ति घायल बताया गया है, जो कि हॉस्पिटलाइज किया गया है। इस सबके पीछे हत्या की जो पृष्ठभूमि है, उसमें 1 वर्ष पूर्व एक लड़का और लड़की की डेड बॉडी मिलना बताया जा रहा है, जिसमें कि 302 का मुकदमा भी कायम हुआ था और इन्हीं 2 पक्षों के बीच में रंजिश चली आ रही थी। बताया ये भी जाता है कि इन दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया था, लेकिन आज एक पक्ष ने घात लगाकर हमला किया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है और एक की अभी तक घायल होने की सूचना है। कासगंज के एसपी सुशील घुले और जिलाधिकारी सीपी सिंह मौके पर है और उनका कहना है कि अभी स्थिति कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। शुक्रिया राकेश आपका। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि हत्या होने के बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। आगे बढ़ते हैं। बात देवरिया की। वहां के कुकुंदू थाना इलाके के गांव लखना परसिया में 2 पक्षों में हुई मारपीट में जमकर लाठी और डंडे चले। मारपीट जमीन के बंटवारे को लेकर हुई। मारपीट के दौरान एक पक्ष को ज्यादा चोट लगी। पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर रामपुर से है। वहां पर ट्रैक्टर ड्राइवर को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। नायब तहसीलदार ने इस ड्राइवर की पिटाई की। वीडियो में डंडे से पिटाई का वीडियो दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप। ट्रैक्टर ड्राइवर को पीटने का ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। रामपुर का वीडियो। नायब तहसीलदार ने ड्राइवर की पिटाई की है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद देहात से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने सरकार से मांग की है कि आने वाले ईद उल अजहा के त्यौहार के मद्देनजर 1 और 2 अगस्त शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन लगने से लोगों को परेशानी होगी और वो ईद नहीं मना पाएंगे। ईद उल अजहा पर 2 दिन का लॉकडाउन खत्म होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए हम घरों में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 2 दिन का लॉकडाउन सरकार को ईद उल अजहा को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल हटा देना चाहिए। ईद उल अजहा पर 3 दिन का त्योहार होता है। हम सरकार से मांग करते हैं, ईद उल अजहा पर 1 अगस्त और 2 अगस्त को लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन लगने से लोगों को परेशानियां आएंगी, ईद नहीं मना पाएंगे। सोशल डिस्टेंस के साथ हमें ईद मनानी है, कुर्बानी करनी है। मैं मांग करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि ईद उल अजहा पर 2 दिन का लॉकडाउन समाप्त होना चाहिए। इधर दारुल उलूम देवबंद ने कुर्बानी पर फतवा जारी किया है। दरअसल एक शख्स ने बकरा ईद के मौके पर एक सवाल के जवाब में
फतवा मांगते हुए पूछा कि क्या हम जिस पैसे से कुर्बानी करते हैं उस पैसे को गरीबों में दे सकते हैं, क्या हमारी कुर्बानी मानी जाएगी। इसके जवाब में दारुल उलूम देवबंद ने फतवा देते हुए कहा कि कुर्बानी के पैसे से कुर्बानी ही जायज़ है। कुर्बानी के पैसों को किसी गरीब और मजबूर को देने से कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। जिस तरीके से नमाज के बदले जकात और जकात के बदले रोज़ा के बदले हज नहीं हो सकता, ठीक इसी तरह से कुर्बानी के पैसे किसी को देने से कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसे तो हर हाल में कुर्बानी करनी ही करनी है। देखिए, दारुल देवबंद ने आज एक फतवा जारी किया है जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि कुर्बानी मुस्तकिल एक इबादत है, इस्लामी शियार है। उसके बदले कोई दूसरी इबादत नहीं की जा सकती। जैसे कि आजकल कुछ इस्लाम के नावाकिफ़ लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी के बजाय गरीबों में पैसा तकसीम कर दिया जाए, इसकी गुंजाइश नहीं है। दारुल देवबंद ने आज इसकी वजाहत की है। अगली खबर बुलंदशहर से है। वहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में वकील लापता हो गया। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे आईजी मेरठ रेंज जंगल में बाइक का मिलने की बात कह रहे हैं। डॉग स्क्वाड की मदद से तलाश की जा रही है, बताया जा रहा है। यह पूरा मामला है बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली का। संदिग्ध परिस्थितियों में वकील के लापता होने का मामला बुलंदशहर से। आईजी मेरठ रेंज खुद मुआयना करने पहुंचे। देखिए तस्वीरें। उधर बागपत के डीएम शकुंतला गौतम और एसपी अजय कुमार सिंह ने अचानक जिला जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान जेल अधीक्षक ने सभी कैदियों को मास्क लगाने के निर्देश दिए। हालांकि जिला जेल में लगे 10 सीसीटीवी बंद मिले, जिसे फौरन ठीक कराने के निर्देश दिए गए। आपको बताएं कि वही जेल है जहां पर 2 साल पहले कुख्यात सुनील राठी ने माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी थी। और कानपुर के बिगरू कांड और संजीत यादव अपहरण कांड के बाद पूरा पुलिस महकमा उत्तर प्रदेश पुलिस पर बहुत सारी उंगलियां उठी। ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर आईजी यूपी एसटीएफ अमिताभ यश से बात की एबीपी संवाददाता रणवीर सिंह ने। इसमें यूपी एसटीएफ चीफ ने माना कि बिकरू कांड में पुलिस से चूक हुई और इस मामले के अलावा कई और मामलों में पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ महीनों में जितनी बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई हैं उनको सॉल्व करने में सबसे बड़ा योगदान एसटीएफ का रहा है। मेरे साथ एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश साहब हैं। अमिताभ सर, चाहे कानपुर का अमर दुबे का मामला हो या गोंडा में कारोबारी के बच्चे का अपहरण, ये सारे बड़े घटनाएं और एसटीएफ का बहुत बड़ा रोल रहा। कितनी बड़ी चुनौती इन दिनों आपको आपके स्टाफ, आपके डिपार्टमेंट को देखनी पड़ी? एसटीएफ द्वारा पूरे प्रदेश में आपराधिक गैंग्स को मॉनिटर किया जाता है। जो भी ऑर्गेनाइज गैंग्स हैं, जो माफिया हैं, उन सब की मॉनिटरिंग की जाती है। साथ ही एंटी किडनैपिंग ऑपरेशंस, काउंटरफेट करेंसी के खिलाफ ऑपरेशंस, नारकोटिक्स स्मगल करने वाले गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशंस लगातार चलाए जाते हैं। जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, बावरिया गैंग्स और इस तरह के अन्य डकैती करने वाले गैंग्स पर के खिलाफ भी लगातार ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। एसटीएफ की जो जनशक्ति है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि इसमें सबसे मोटिवेटेड पर्सनल को लिया जाए और उन्हें समस्त सुविधाएं दी जाएं ताकि वो अपना कार्य निर्बाध तरीके से कर सकें और लगातार फोकस करके कर सकें। सर, जब से कानपुर की घटना हुई और एसटीएफ बहुत चर्चा में आई, बहुत सारी चीज़ें एसटीएफ को लेके वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया में, और एक लिस्ट भी आई थी करीब 23 अपराधियों की कि ये लोग अंदर हैं। ये क्या लिस्ट है सर? इसके बारे में अगर आप कुछ बताओ। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि ये एक 23 अपराधियों की लिस्ट एक गृह विभाग की मीटिंग में एसटीएफ को कारागार विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई थी। ये उन अपराधियों की लिस्ट थी जिन्होंने जो जेल में रहते हुए जेल विभाग के अधिकारियों के लिए भी समस्याएं हैं और लगातार जेल में रहने के बावजूद आपराधिक गैंग को सक्रिय करके रखे हैं। ये लिस्ट एसटीएफ ने नहीं बनाई थी। इस लिस्ट में एक अन्य अधिकारी ने बाद में
8 नाम और जोड़े, लेकिन चूंकि वह मूल मुद्दे से संबंधित नहीं था इसलिए उन 8 नामों को कंसिडर नहीं किया गया। इन 23 अपराधी जो कि जेल में थे और उसके बावजूद एक्टिव थे, उनके खिलाफ रणनीति एसटीएफ द्वारा बनाई गई। लेकिन ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट अपराधियों की नहीं है। एसटीएफ किन अपराधियों को मॉनिटर कर रही है ये हम किसी से भी शेयर नहीं करते, क्योंकि उसमें अगर ये इस फैक्ट का जरा भी लीकेज होगा तो उससे काफ़ी नुकसान हमारे एसेट्स को, हमारे मुखबिर तंत्र को हो सकता है। उसमें उनका एक्सपोजर से लेकर के उनका एलिमिनेशन तक पॉसिबल है। सर, इस लिस्ट का जिक्र करने की वजह ये थी कि कई बार ऐसी टिप्पणियां हुई कि फलां अपराधी का नाम नहीं शामिल किया गया, छोटे अपराधी को रखा गया है, बड़े अपराधी गायब हैं। तो इस तरह की कोई लिस्ट क्या एसटीएफ भी बना रही है या बनाएगी? एसटीएफ किन अपराधियों पर काम कर रही है इसको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन हमारे पास समस्त जिलों में कौन कौन से गैंग्स चिन्हित हैं उन सब की विस्तृत जानकारी है और इस जानकारी को हम लगातार ऐड भी करते रहते हैं। नए गैंग्स जब प्रकाश में आते हैं तो हम उस डेटा बेस में उसको ऐड भी करते हैं। लेकिन जिस तरह की टिप्पणी की गई है इस 23 अपराधियों को लिस्ट को लेकर के, वो मिस इन्फॉर्म्ड भी है और मैलिशियस भी है और गलत इंटेंट के साथ भी की गई है। तो सर, आखिरी में मैं बस इतना पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं कुछ बड़ी हैं, फ्यूचर में क्या कुछ एसटीएफ ऐसा करने वाली है कि आने वाले दिनों में जो क्राइम है उसका ग्राफ गिर जाए? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि ओवरऑल क्राइम में इंक्रीज हुआ हो। बिकरू कांड के कारण एक सेंसेशनलाइजेशन हुआ है जो होना भी चाहिए था और उससे पुलिस तंत्र अपने सबक भी सीख रहा है और आई एम श्योर कि हम लोग अपने ऑपरेशंस की कैपेबिलिटीज़ में इन्हांसमेंट करेंगे। कोई भी क्राइसिस वेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल क्राइम में इजाफा हुआ है। इसके अलावा एक आध और भी सेंसेशनल क्राइम हुए हैं, कुछ उसमें वर्कआउट तो सारे हुए लेकिन 100% सक्सेस नहीं मिला, जिसके कारण और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग अपने ऑपरेशंस को और सुदृढ़ करेंगे। तो आप अमिताभ यश साहब को सुन रहे थे, जो आईजी हैं यूपी एसटीएफ के। उन्होंने साफ कहा कि 23 अपराधियों की जो लिस्ट थी वो एसटीएफ की नहीं थी और जो टीका टिप्पणी हुई है वो टीका टिप्पणी गलत नियत के साथ हुई है। ऐसे में यूपी एसटीएफ पूरी तरीके से सक्रिय है और जितने बड़े मामले हुए हैं उनका निस्तारण हुआ है और आने वाले दिनों में अपराध कम हो इसकी भी पूरी कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। मेरठ में एक सौतेले बाइक की अपहरण के बाद चाकू से गोदकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर हत्या के आरोपी सौतेले भाई और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पिता ने अपने शौक पूरे करने के लिए दूसरा निकाह किया। इसके बाद बी फार्मा की तैयारी कर रहा छात्र सोनू अपनी मां को दुखी देख हत्यारा बन गया। उसने अपने बचपन के दोस्त के साथ मिलकर अपने सौतेले भाई अरमान को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया और शव को 10 किलोमीटर दूर जाकर जंगल में फेंक दिया और फिर दोनों फरार हो गए। इधर पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर हत्यारोपी सौतेले भाई और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला एक अरमान नाम का व्यक्ति था, बच्चा था जिसमें करीब 15 साल उसकी उम्र थी। इसमें इसका सौतेला भाई समीर उर्फ सोनू था जिसने इसका मर्डर कर दिया है। सोनू ने पूछताछ बताया कि इसके जो मदर है मृतक की, उसके फादर से शादी कर ली थी दूसरी, जिसके परिणाम स्वरूप इसका पूरा परिवार परेशान है। इसकी मां भी काफ़ी हद तक परेशान रह रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसने उसका मर्डर कर दिया और अभियुक्त को गिरफ्तार करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। देखो जी, ना कोई दुश्मनी थी, ना कोई लेना ना देना किसी भी तरह का कुछ। मैंने बताया मेरी 2 बीवी हैं, एक से ये बच्चे हैं जिसका मर्डर हुआ और जो शामिल एक लड़का दूसरा है इस शाहरुख के साथ सोनू, वो मेरा बच्चा है दूसरी बीवी से। इसमें आपका बेटा भी शामिल है। आपके बेटे को कोई आपत्ति थी क्या आपकी दूसरी बीवी से मिलने को? आपत्ति होगी जब उसने ऐसा करा। और मैं समझता हूँ अगर आपत्ति होती तो इसे मारता या मुझे मारता। उस बच्चे का तो कोई रोल ही नहीं था किसी भी तरह का कहीं।
इधर रामपुर के अजीम नगर में एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका से संबंध रखने के लिए अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रच डाली। युवक पत्नी को खेत पर ले गया और खुद से खरीदे गए हथौड़े से पत्नी पर ताबड़तोड़ वार किए। इस दौरान आरोपी पति ने पत्नी के जेवर छिपा लिए और उसके बाद पति ने पुलिस को बताया कि पत्नी के साथ लूट हुई है और जेवर भी लूटे गए हैं। दूसरी ओर इलाज के दौरान होश में आने पर पत्नी ने अपनी पूरी आपबीती बताई और इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा किया गया। पुलिस ने बताया कि पूर्व में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने अपना रास्ता साफ करने के लिए अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची, जो कामयाब नहीं हो सकी। लड़की के सर पर जिस हथौड़े से वार किया गया था वो घटनास्थल के पास बगीचे में ही घास में छिपा हुआ मिला। जिस ज्वेलरी, बैग, रुपए की लूट वो बता रहे थे वो सब उसकी निशानदेही पे मिल गई। इस तरह से ये घटना लूट की ना होकर के अपनी ही पत्नी की हत्या और पुलिस को गुमराह करने की दायरे में आया, जिससे 394 की जगह पुलिस ने इसे 307, 203 IPC में तरमीम करके विवेचना शुरू कर दी है। और गोंडा अपहरण कांड सुलझाने के बाद लखनऊ पुलिस ने भी सराहनीय काम करते हुए 9 घंटे से लापता बच्ची को खोज निकाला। दरअसल बाजार खाला से 8 साल की मूक बधिर बच्ची लापता हो गई थी। परिवार वालों ने आनन फानन में पुलिस को इस बात की सूचना दी। इसके बाद से बच्ची को खोजने के लिए पुलिस ने एक्स्ट्रा फोर्स के साथ साथ 25 पॉलीगन टीमें और 1 दर्जन से ज्यादा PRV की गाड़ियां लगाई। CCTV और लोकल पुलिस टीम की मदद से पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के बाहर परिसर से बच्ची को बरामद किया। बच्ची की बरामदगी पर परिवार में उत्साह है। बच्ची के पिता मोहम्मद सलीम ने पुलिस और पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को धन्यवाद दिया है। बच्ची सुबह जो है 7 बजे घर से निकल गई और उसको एक तो बोल नहीं पाती है और उसकी थोड़ी दिमागी हालत कम है। फिर बाद में कमिश्नर साहब आ गए, उनने कहा बेटा घबराना नहीं, मैं तुम्हारी बच्ची ढूंढ के दूंगा। और उनने सब अपनी पूरी टीम चारों तरफा फैला दी। उनने मेरी बच्ची को ढूंढ के हमें दे दिया। मैं पुलिस का बहुत एहसानमंद हूँ, मेरी पुलिस ने बहुत मदद करी है। पुलिस को 2 कामयाब मिली हैं एक ही तरह की पिछले 24 घंटों में। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में मोबाइल पर बात कर रहे युवक को गोली मार दी गई, उसकी हत्या की गई। मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बराबर में सिंचाई विभाग की कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाले युवक समीर नाम का युवक मोबाइल पर बात कर रहा था। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर फायरिंग की। गोली लगने से समीर जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को देने के साथ साथ समीर को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और वहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटे हुए हैं। इधर बाराबंकी में एक अपर अभियंता से युवकों को मोबाइल फोन से रंगदारी मांगना महंगा पड़ गया। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले सभी 6 आरोपी छात्रों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाराबंकी, लखनऊ, लखीमपुर खीरी और हरदोई के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के छात्र शामिल हैं। मुख्य आरोपी सचिन पीड़ित के घर पर किराए पर रहता था। उसने बाकी साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई। बहुत तरतीबवार ढंग से हमारे SP नॉर्थ और CO सिटी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर कोतवाली ने 4 टीमें बनाई और मौके की घेराबंदी करने के बाद उनको इनवाइट किया इस एक्सॉर्शन मनी को प्राप्त करने के लिए। उसमें कुछ असली नोट और बीच में अखबार के रद्दी अखबार के टुकड़े लगा के इस प्रकार की गड्डियां तैयार कराई गई जैसा वास्तविक दिखाई दे। नियत समय पर इन सभी लोगों को जो 2 गाड़ियों से आए थे, एक कार से 4 पहिया वाहन और 1 दुपहिया वाहन, उससे आने पर इनको घेराबंदी करके पकड़ा गया। इस खबर के साथ ही हम रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।